गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमने आपको पढ़ाया यूज ऑफ इज आर एम वाजवर पढ़ाया, यूज ऑफ विल बी सैली पढ़ाया, विल हैव सैल हैव पढ़ाए, हैज हैव टू पढ़ाए, हैज हैव हैड पढ़ाए। इसके बाद मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस। टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस के कुछ बेसिक्स हैं, पहले उसको बताएंगे ताकि अब की बार ये कमी ना रहे कि क्या बताए सर जी बहुत जल्दी पढ़ा दिए। वैसे मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत जल्दी पढ़ा ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आराम से एक एक वीडियो देखते जाइए, आराम से आ जाएगा। और नहीं तो वैसे मैं एक बार में 60 टेंस पढ़ा ख़त्म कर देता, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब हम बात टेंस की करते हैं, जब हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस होते हैं 3। टेंस कितने होते हैं? 3। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल किसे कहते हैं? काल ना तो केवल समय होता है और ना ही केवल कार्य होता है। काल उसे कहते हैं जिस समय में कोई कार्य हो। तो हम देखते हैं कि जो कार्य होता है वो 3 समय में ही होता है। या तो कोई काम हो गया है, या तो कोई काम होगा, या तो कोई काम हो रहा है। तो जो काल हमारे होते हैं वो 3 होते हैं। मतलब कार्य के होने की दृष्टि से काल को 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आया? ऐसे नहीं कहते हैं टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? तो जो हमारा कार्य होता है, कार्य के होने के आधार पर टेंस बांटा गया है। तो जो हमारा कार्य होता है वो 3 काल में होता है, मतलब 3 समय में होता है। वो जो मेरा समय होता है, एक समय होता है मेरा प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक। बहुत सारे लोग होते हैं कि आज तक बेचारे अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते उनका जो है समय ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन इंग्लिश उन्हें आया नहीं। लेकिन मेरी गारंटी है, आप मेरा एक एक वीडियो चाहे जहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे आपको इंग्लिश आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आएगा, आप चाहे जहाँ से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश आएगा। अभी आप यही वीडियो ले लीजिए, इसी वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाया हूँ। बस आप ये सोचिए कि मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो टेंस होते हैं, टेंस को कहते हैं काल। और काल होते हैं, काल हम कहते हैं किसको? ऐसा कोई समय जिसमें कोई कार्य हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है इसे हम कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान। और जो पास्ट है इसे हम कहते हैं भूतकाल, और जो फ्यूचर है इसे हम कहते हैं भविष्यकाल। ऐसे आपका हिंदी में भी होता है, लट लोट लंग बिल्डिंग होता है, संस्कृत में होता है। समय मिलेगा तो कभी संस्कृत भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी अंग्रेजी पढ़िए। तो यहाँ पर वर्तमान काल, इसके साथ टेंस लगाएंगे तो वर्तमान काल हो जाएगा, पास्ट टेंस लगाएंगे तो भूतकाल हो जाएगा, फ्यूचर टेंस लगाएंगे तो भविष्यकाल हो जाएगा। वर्तमान काल में अगर प्रेजेंट टेंस का अगर हम पहचान देखेंगे तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ, हो आएगा। जब हम पास्ट टेंस देखेंगे तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, अथवा आ, ई, ये आ जाएगा। ठीक। और भविष्य काल का अगर हम देखते हैं तो इसका जो होगा, इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आ जाएंगे। इतना ही नहीं, कभी कभी सेंटेंस सेंस पे भी काम करता है। सेंस मतलब सेंटेंस का जो सेंस होता है वो लगता है कुछ और, मतलब कोई और शब्द आ जाएंगे, लेकिन सेंस उसका यही रहेगा कि वर्तमान में होगा, काम हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, भूतकाल में होगा। सेंस के अनुसार भी होता है। अगर मतलब है, हूँ, था, थी से भी पहचान ना हो पाए तो भी, जैसे मान लो कह दिया कि मेरा मित्र कल आगरा से आ रहा है, तो कल आ रहा है का मतलब हम लोग सेंस दे रहे हैं किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ रहा है, लेकिन कल की बात हो रही है ना, तो कल आने वाला कल है तो वो हो गया भविष्यकाल होगा। इसका मतलब जाएगा मेरा मित्र कल आगरा से आएगा, लेकिन सेंस में क्या हो रहा है कि मेरा मित्र कल आगरा से आ रहा है। तो कभी कभी सेंस कुछ और होगा, वाक्य को पढ़ेंगे तो समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसके बेसिक्स में पढ़ा चुका हूँ,
जहाँ पर केवल इज, एम, आर का प्रयोग होता था। उसके बाद वाज वर का प्रयोग होता था। फ्यूचर टेंस में विल, शैल प्लस बी का प्रयोग होता था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज इसके आगे कुछ हम और पढ़ाने जा रहे हैं। जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इससे कुछ फॉर्म होते हैं, इससे कुछ रूप भी होते हैं जो अन्य रूपों में भी काम करते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो हैं इस तीनों सेंटेंस के, सॉरी जो तीनों टेंस हैं, इन तीनों टेंस के चार चार रूप होंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का ये चारों रूप होगा। मतलब क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर जब हम बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट की, पास्ट टेंस की, तो पास्ट का ही पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर जब बात करेंगे हम फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम 4 में गुणा करें तीन टेंस का, तो प्रकार ये हम 12 प्रकार के टेंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टेंस तो होंगे 3, लेकिन हर टेंस के 4 रूप होंगे। इसी के साथ में जो ये टेंस होंगे 4 रूप होंगे, इनके सेंटेंस भी कुछ होंगे। जो 4 प्रकार के सेंटेंस भी होंगे, उस सेंटेंस का अध्ययन भी हम करेंगे इसी के साथ साथ। जो पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चौथा होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये होगा। ये मैं आपको सेंटेंस के प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर जब सेंटेंस के प्रकार पढ़ाऊंगा तो सेंटेंस और ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो है मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि जितना भी ये टेंस है, इस टेंस के अनुसार टेंस के कितने रूप होंगे, कितने फॉर्म होंगे, तो वो रूप आपके 4 होंगे। और उन चारों जो रूप होगा, उन चारों रूप का जो है 4 प्रकार का सेंटेंस बनेगा। अगर इस प्रकार से हम देखें तो सिर्फ टेंस में ही हम 48 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एक उठाएंगे तीनों का। इसमें यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, या ऐसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एक बार, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस एक बार, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, बीच बीच में हो सकता है मैं ये चीज़ें ना बताऊं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते चलूंगा। पहले प्रेजेंट टेंस का, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये चारों आप पढ़ लेंगे। फिर फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चारों पढ़ेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों पढ़ लेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का चारों पढ़ लेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का चारों पढ़ लेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे। मतलब पढ़ना आपको पूरा है। मुश्किल से मुश्किल जो भी 8-10 दिन लगे, 12 दिन लगे, कम से कम 12 दिन तो लगने ही हैं, क्योंकि एक एक टेंस में पढ़ाऊँगा, बड़े आराम से पढ़ाऊँगा, क्योंकि सबको ध्यान में रख करके पढ़ाना है। हो सकता है बहुत से लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा आता होगा, बहुत लोगों को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा। तो ये ध्यान में रख करके पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस को। इसको देखते हैं। तो यहां पर जो हमारा यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, हम पढ़ेंगे यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
हम कैसे हिंदी में पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो पहचानने के लिए क्या होगा, हमें हिंदी वाक्य जो होगा, हिंदी जो वाक्य होगा, वाक्य के अंत में क्रिया आती है। क्या आती है? क्रिया आती है। और क्रिया के अंत में ही हमें देखना है, क्रिया के अंत में हमें देखना है कि ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आए हैं कि नहीं। वाक्य के क्रिया के अंत में देखेंगे ता है, ती है, ते हैं आया है कि नहीं आया है। अगर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं अगर आया हुआ है तो वो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पहचानने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि देखना है कि वो काम, कोई भी काम अगर होता है, कोई भी काम अगर होता है, जैसे मान तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, तो ये काम तुम्हारे जीवन में होता है। मतलब ऐसा कोई काम जो किसी के जीवन में, उसकी आदत में, उसके रूटीन में शामिल हो, अगर ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप डांस करते हैं तो डांस करना आपके रूटीन में है, आपके जीवन में है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डांस करते हैं, तो ये भी जो है किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आपका जो आंसर देंगे कि हाँ मैं डांस करता हूँ, ये भी क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप अगर नहीं करते होंगे तो आपका आंसर होगा कि मैं डांस नहीं करता हूँ, तो ये भी क्या होगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। मतलब आपके आज संबंधी अगर कोई बात की जाती हो, ऐसी आपके दैनिक कार्य संबंधी अगर कोई बात की जाती हो, तो उसके ऑटोमेटिक अगर आप उस सेंटेंस को बोलेंगे तो उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा, जरूर आएगा। तो यहाँ पर इसी में हम देखते हैं, तो वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं आता है। तो एक चीज और इसी के साथ मैं स्पष्ट कर दूं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें जो मेन वर्ब का प्रयोग होगा वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। बड़े आसानी से भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, इसमें अगर हम वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, इसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लग जाएगा या तो ई यस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यस लग जाएगा या तो ई यस लग जाएगा। मैं बता दूंगा आपको यस कहाँ पे लगेगा। अगर यस की बात करें तो जो सिंगुलर नाउन होंगे या सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन अगर होंगे तो उसमें यस का प्रयोग होगा। जैसे ही के साथ अगर कोई वर्ब आएगा, ही के साथ अगर कोई वर्ब आएगा तो उसमें यस या यस लगेगा। सी के साथ कोई वर्ब आएगा, इसमें यस लगेगा। किसी का नाम अगर हो, राम, मोहन, सोहन अगर हो, मतलब ये सिंगुलर का बोध कराएं तो क्रिया में यस या यस लगेगा। यस या यस दोनों में से एक लगेगा। कुछ कंडीशन होते हैं, अगर कोई वर्ब हो, उस वर्ब के अंत में वावेल हो, ये वावेल है तो यहाँ पर हम ईयस लगा देंगे। अगर मान लीजिए वावेल नहीं है, देखिए वहाँ भी वावेल है तो यस लगाएंगे तो यस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब अगर, जैसे मान लो अगर है रीड, रीड अगर दिया है तो रीड में देखिए वावेल नहीं है तो यस लगा देंगे, तो यहाँ पर यस लग गया, यहाँ पर यस लग गया। ये बेसिक जानकारी है, जबकि ऐसा कहीं ना कहीं नहीं होता है। ये हम आपको बताएंगे बाद में कि कहाँ पर यस लगाएंगे, कहाँ पर यस लगाएंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली आप केवल यही जान जाइए कि जब किसी क्रिया के अंत में वावेल आ जाए तो वहाँ पर हम यस लगा देंगे, और अगर वावेल नहीं आता है तो यस लगा देंगे। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये आपके जो है अलग प्रकार के एरर होते हैं, स्पेलिंग एरर होते हैं, ये आपको स्पेलिंग वाला बाद में पढ़ाया जाएगा अलग से। लेकिन फिर अभी यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस आएगा। जो यस या यस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आता है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, मैं बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हम देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल यस या यस आएगा एक वचनकर्ता के साथ। अगर वो भी बहुवचन का करता रहेगा तो उसमें के साथ जैसा मेन सेंटेंस के मेन वर्ड आ जाएगा। अगर कोई यहाँ पर प्लूरल हो तो वहाँ पर मेन वर्ब ही लगाएंगे, मेन केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। जब सिंगुलर रहेगा तभी यस या यस लगाएंगे। अफर्मेटिव में यस यस आता है,
लेकिन जैसे ही नेगेटिव आता है ये यस या यस नहीं लगता है, नेगेटिव में आ जाता है डू और डज। तो जिसके साथ यस या ईएस आ रहा था, जिस नाउन प्रोनाउन के साथ यस या ईएस आ रहा था, उसके साथ डज का प्रयोग होता है, और जिसके साथ अकेले मेन वर्ब आता था उसके साथ डू का प्रयोग होगा। ये आप समझ जाइए कि मतलब एक वचनकर्ता के साथ डज लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक की वजह से यस लगता है, उसके बाद में यस या यस का काम खत्म, उसके बाद डू डज का काम स्टार्ट। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगेगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आता है इसमें भी डू डज का प्रयोग ही होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, उसमें भी डू डज का प्रयोग ही होता है। अब ये प्रयोग कैसे कैसे होता है, उसका यूज कैसे कैसे होता है, मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, कमला एक मधुर गाना गाती है। कमला एक मधुर गाना गाती है। कमला एक मधुर गाना गाती है, तो अगर ये सेंटेंस को अच्छे से देखा जाए, अगर ये सेंटेंस हम ऐसे ना पढ़ें कि मतलब जैसे पढ़ रहे हैं इस प्रकार से ना पढ़ें, थोड़ा सा इस सेंटेंस पे विचार करें, तो हमें ये बात पता चलेगा कि जो ये गाना गाने की जो प्रक्रिया है ये कमला के जिंदगी में है, कमला के जिंदगी में शामिल है, मतलब एक कमला की आदत है। अगर कहें कि तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी आदत है तभी तो करते हो। तो कमला अगर एक गाना गाती है तो कमला के जिंदगी में जो गाना गाने का जो तरीका है, सिस्टम है, वो शामिल है। वो कभी कभी या जब टाइम पाती है, हमेशा जैसे भी हो, वो गाना गाती है। अच्छा, अगर गाना नहीं भी गाती तो उसके जिंदगी में ना गाने की आदत शामिल है। ठीक, तो ये दोनों चीजें होती हैं। गाना गाती है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं गाती है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या वह गाना गाती है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह गाना क्यों नहीं गाती है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस तो आपका वही है, अब चेंज किस में हो रहा है, सेंटेंस में। अगर सेंटेंस सीधे सीधे ऐसे लिख दिया गया, उसमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द आया और ना तो नेगेटिव सेंटेंस आया, नहीं आया उसमें, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा। किसका होगा, अफर्मेटिव का होगा। इसमें हमें करना क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करने का काम करता है। तो काम कौन कर रही है, कमला, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा कमला। अब ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो क्रिया में एस या एस लगेगा। तो इसमें क्रिया क्या है, गाती है। गाती है क्रिया है, तो गाना की होती है सिंग, और सिंग जब ये एक वचन का करता है तो क्रिया में यस लगेगा। अगर यहां पर वावेल होता तो हम यस लगा देते। ये जनरली है ऐसे, कभी कभी लगता भी नहीं है। तो यहां पर सिंग्स हो गया, कमला सिंग्स ए सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग है, मधुर सॉन्ग है, तो यहां पर स्वीट सॉन्ग लिख देंगे, स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव इसी सेंटेंस का हम देखते हैं नेगेटिव कैसे होगा। जैसे मान लो अगर होता कि कमला गाना नहीं गाती है, तो फिर यहां पर कमला लिखा ही जाएगा, कमला। अब देखो कमला हम कहे थे जिसके जिसके साथ यस या यस लगेगा उसके साथ डज का प्रयोग होगा नेगेटिव में, तो यहां पर जाएगा डज, और डज के बाद तुरंत क्या आएगा, नॉट। कमला डज नॉट। अब जब सिंग लगेगा तो सिंग में यस या यस नहीं लगेगा, मैं ऐसा बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगेगा। कमला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये जाएगा। अगर अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव में करना हो, किस में करना हो, इंट्रोगेटिव में करना हो, तो ऐसे होगा सेंटेंस, क्या कमला गाना
गाती है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जब यहां पर क्या शब्द आ जाए, किसी भी कोई भी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं, कोई भी टेंस हो, जब हिंदी वाक्य के शुरू शुरू में क्या शब्द, केवल ओनली क्या शब्द, हिंदी शब्द क्या अगर आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू, डज, डिड, उसके बाद में इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, इन्हीं को सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कमला सब्जेक्ट है, कमला सब्जेक्ट है, अब डज इधर ना लिख करके हमें किधर लिखना है, इधर लिखना है। डज कमला, नाट दिया नहीं है, बस सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी रहेगा, उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसमें नहीं भी दिया होगा, तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लो कहा दिया गया है कि कमला गाना क्यों नहीं गाती है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, अब क्या शब्द वाक्य के आरंभ में नहीं दिया है, अब क्या शब्द आरंभ में नहीं दिया हो, बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में चाहे जहां दिया हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ क्यों शब्द की जो अंग्रेजी होगी वो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा वाई। डज था यहाँ पर, डज लिखेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले। ये कमला सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या लिख देगा, डज। वाई डज कमला सिंग, सॉरी नाट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत नाट लगाना होगा, नाट सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया। जैसे बहुत सारे वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, आपने क्लास में पढ़ा होगा कि वहाँ लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, ऐसे करके लिखा होता है। वो तरीका थोड़ा सा ट्रिपिकल है, मैं आपको ट्रांसलेशन करने आना चाहिए, मैं भी बता रहा हूँ, इससे भी इजी तरीका बता रहा हूँ कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे इजी तरीका क्या है जिसमें हमें, जिससे हम बता रहे हैं कि बहुत आसानी से भी ट्रांसलेशन आप कर ले जाएंगे, कैसे क्या होगा उसको देखते हैं। आपके सामने सेंटेंस तो होगा ही, सेंटेंस में वर्ब भी होगा, सेंटेंस की पहचान अगर आप देखेंगे तो उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा भी। और हमने आपको बताया कि इस सेंटेंस में का फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको, इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी पढ़ता है तो पढ़ना की अंग्रेजी होगी रीड। अब पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उससे मतलब नहीं है। अगर पढ़ना शब्द आ गया, ता शब्द आ गया पढ़ना में, तो मेरे का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लिख देंगे। जैसे कोई आदमी पढ़ता है तो रीड हो गया, कोई बच्चा खेलता है तो प्ले हो गया। मान लीजिए कोई कंप्यूटर चलाता है तो ऑपरेट हो गया। मान लीजिए कोई पत्र लिखता है तो राइट हो गया। मान लीजिए कोई कहीं जाता है तो गो हो गया। फिर मान लीजिए कोई कुछ खाता है तो ईट हो गया। तो ये हमने जो बेसिक में बता रहा हूँ, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही टोटल है, कुछ और है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब कोई पढ़ने का काम कोई करता होगा, अब कोई करने के हिसाब मतलब ये हो गया कि अपने दिमाग में आप किसी को भी ले आइए, अब जब आप जिसको भी लाएंगे वो सब्जेक्ट होगा। ये काम करने वाला कोई भी जिसको भी आप लाएंगे वो सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए आप ही ला सकते हैं, आप सी ला सकते हैं, आप किसी का नाम ला सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। जब आप अपने दिमाग में किसी सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं तो आपको ये भी सोचना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आप सिंगुलर लाए हैं तो यहां रीड में आपको लगाना है यस, और अगर आप प्लूरल लाए हैं, आई लाए हैं, वी लाए हैं, यू है, दे है, अगर ये सारी चीजें हैं, प्रोनाउन है, तब आपको यहां पर यस नहीं लगाना है। ठीक, जब आप आई वी यू दे लाएंगे, आपके दिमाग में जैसे मान लो पढ़ने की बात की जाए और कौन पढ़ता है, अगर मान लीजिए कह दिया कि वह पढ़ता है तो हम कहेंगे ही रीड्स। अगर मान लीजिए कहेंगे वह पढ़ती है तो हम लिखेंगे सी रीड्स। लेकिन अगर हम कह दें मैं पढ़ता हूं तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में
आई तो प्लूरल की क्रिया आती है तो वहां पर केवल लगेगा रीड। आई रीड होगा, वी रीड होगा, यू रीड होगा। अब ये पढ़ने के साथ साथ में हमें ये देखना है कि वो क्या पढ़ते हैं। वो जो भी चीज़ पढ़ते हैं, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का काम कर रहा हो, लेकिन वो कुछ भी पढ़ता हो, जो पढ़ता हो हम इसके बाद लिखेंगे। अगर वो बुक पढ़ता हो तो रीड्स बुक, लेटर पढ़ता हो तो लेटर, रामायण पढ़ता हो तो रामायण, जो भी पढ़ता हो हम इधर लिखेंगे। आपका एक सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएगा। प्ले खेलने की बात हो, जब आप खेलने की बात करोगे तो कोई ना कोई खेलता होगा, जो खेलता होगा आपको लिखना हो। जैसे मान लो खिलाड़ी खेलते हैं तो लिखेंगे हम दी प्लेयर, दी प्लेयर, और यहां पर हो गया प्ले। क्रिया के इधर सब्जेक्ट और क्रिया के उधर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ प्ले के पहले लिखे हमने द प्लेयर, क्योंकि जो खेलने का काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब हमें यह देखना है कि कोई एक खिलाड़ी खेल रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अगर खिलाड़ी एक है तो हम लगाएंगे यस, अगर खिलाड़ी बहुत से हैं तो यस नहीं लगाएंगे। अब क्या खेलते हैं, जो भी खेलते हैं हम इधर लिखेंगे। अगर फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल लिखेंगे, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड लिखेंगे, चेस खेलते हैं तो चेस लिखेंगे, जो भी होगा वो यहां लिखेंगे। अब देखिए एक सेंटेंस से, एक वर्ब से कितने प्रकार का आप सेंटेंस बना ले रहे हैं, कैसे बना ले रहे हैं। ऑपरेट में कोई चलाता होगा, यहां कह देंगे माई सिस्टर ऑपरेट, माई सिस्टर लिखेंगे तो सिस्टर एक है तो ऑपरेट्स होगा। क्या चलाती हैं, कंप्यूटर, तो यहां लिख देंगे कंप्यूटर। ऑपरेट वहां लगा जाता है जहां पर हम किसी कीबोर्ड पे हम अपने हाथ को चलाते हैं तो वहां पर ऑपरेट लगता है, तो यहां पर आप लगा सकते हैं कंप्यूटर। फिर राइट है, राइट के लिए मान लो हम यहाँ पर बहुवचन प्लूरल लगा रहे हैं दे, जब दे लगेगा तो राइट में एस या यस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, केवल राइट ही रहेगा। अब जो भी लिखते हैं वो चीज़ यहाँ लिख दो, पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखो, नॉवेल लिखते हैं तो नॉवेल की अंग्रेजी लिखो, जो भी लिखते हैं उसके उधर लिख दो। फिर इधर मान लो कोई जाता है, मान लो वह जाता है तो ही। अब एक वचन है, एक वचन के साथ में बताया हुआ शेष लगाते हैं यहाँ पर ईएस, ही गोज। अब जहां भी जाते हैं वो स्थान का नाम इधर लिख देंगे। ईट, मान लो कोई कुछ खाता है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो खाता है वो हम यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार का सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा और बड़े आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आ जाएगा। ये तो हमने बताया। अभी इसमें पढ़े आप, जितना भी चीज़ इसमें पढ़े आप, इसमें नहीं आया है, नहीं शब्द नहीं आया है और इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है। अगर मान लो इसमें नहीं आ जाता है तो ये जो वर्ब आप लिखे हो बीच में, इसी वर्ब के पहले ही आपको डू और डज लगा देना है। जैसे मान लो वह किताब नहीं पढ़ता है तो डज के बाद नॉट तो जाएगा ही डज नॉट रीड बुक। और जब डू डज आएगा तो जो आप यस लगाए हैं ये यस नहीं लगेगा। ठीक, तो यहां से जाएगा आई वी यू दे में से जो भी आ जाए, आई आएगा तो डू नॉट, ही आएगा तो डज नॉट, यू आएगा तो डू नॉट और राम आएगा तो डज नॉट। बाकी बुक में कोई हमें कुछ करना ही नहीं है, तो जाएगा आई डू नॉट रीड बुक, ही डज नॉट रीड बुक। यहां पर द प्लेयर्स अगर रहेगा, द प्लेयर्स प्लूरल में रहेगा तो द प्लेयर्स डू नॉट प्ले, यह हट जाएगा डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ केवल प्लेयर है तो द प्लेयर डज नॉट प्ले, यस नहीं लगेगा, यहाँ प्ले डज नॉट प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से हम ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर इंट्रोगेटिव मान लीजिए है, अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना होगा, हमें इसी डू डज को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देना है। ई डू डज को उठा के कर देना है, सब्जेक्ट के पहले कर देना है। हम डू डज सब्जेक्ट के बाद लिखते थे, ई डू डज को पहले कर देंगे। पहले मैं पिछले एग्जाम्पल बता चुका हूं। बाकी जो इंट्रोगेटिव वर्ड की बात है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, मैं एक वीडियो स्पेशल मैं आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का बताऊंगा जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड की यूज करते हैं। whom, where, whose, which, how many, how much, ये सारे जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन
वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं जिसको आपको करके लाना ही लाना है, करना है उससे। सेंटेंस है, लड़का अपने घर जाता है। लड़का अपने घर जाता है। अगला सेंटेंस है, ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। ये लड़कियां अपना पाठ प्रतिदिन याद करती हैं। दूसरा सेंटेंस है, ये लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वे तुम्हें कहानी सुनाते हैं। क्या वे तुम्हें कहानी सुनाते हैं। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। अगला है, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है। अगला सेंटेंस है, क्या आप उसको नहीं जानते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है। मंदिर जाता है। ये हो गया। अगला सेंटेंस है, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं। किस कक्षा में पढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, वह कितनी कुर्सियां रोज तैयार करता है।
वह कितनी कुर्सियां रोज तैयार करता है। ये 10 सेंटेंस है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे इसको बताने के बाद, तभी अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइज मैं दे चुका हूँ, अभी उसे बताया नहीं हूँ। प्रयास करूँगा कि अब की बार अगले वाले वीडियो में जितना एक्सरसाइज है सब एक्सरसाइज ही पढ़ा देंगे, एक्सरसाइज सब करवा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर अभी से आप उनको पढ़ाना सिखाएंगे, चैनल को दिखाएंगे, तो उन्हें भी अच्छे से ट्रांसलेशन आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से ही ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ। प्रयास ये कर रहा हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ें ना छूटने पाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि ट्रांसलेशन ना आने से कोई वंचित रह जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।